नमस्कार दोस्त, आइए हम लोग समझते हैं। उत्तर मुगल काल देख रहे थे, पोस्ट मुगल पीरियड देख रहे थे, इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो हमने कल देखा था कि कौन कौन से शासक थे उत्तर मुगल काल में, जिसके अंतर्गत पहले बहादुर शाह को देखा था। ये 1707 से लेकर 1712 तक शासन करते हैं। हमने देखा, इसको ज़्यादा समझने के लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं। 1707 से 1752 तक जो बहादुर शाह ने शासन किया। बहादुर शाह औरंगजेब का ही पुत्र थे और औरंगजेब का 5 पुत्र थे कुल मिलाकर, जिसमें से 3 का ज़्यादा जिक्र यहाँ मिलता है। बहादुर शाह का ओरिजिनल नाम मुअज्जम था, ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम मुअज्जम था, बचपन से इनका नाम मुअज्जम था अगर कहीं पूछे तो, ठीक है। और इन्हें शाह बेखबर कहा जाता था, या शाह आलम प्रथम इन्हीं का नाम था। जब हम कल का वीडियो देख रहे थे, कल जो हम वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उसमें आप देखिएगा कि हमने शाह आलम द्वितीय पढ़ाया है। आफा अब शाह आलम द्वितीय के बारे में हमने पढ़ाया कल। तो शाह आलम प्रथम कौन थे? तो बहादुर शाह को ही शाह आलम प्रथम कहा जाता है। ऐसे याद रखेंगे, उत्तर मुगल काल के पहला शासक ही शाह आलम प्रथम थे, मुअज्जम थे और बहादुर शाह प्रथम थे, ठीक है ना। इन्हें शाह बेखबर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था इसको देखेंगे थोड़ा लास्ट में। ये गद्दी पाने के लिए 2 युद्ध लड़े। देखिए 1707 में इनके पिता की मृत्यु हो गई औरंगजेब का, तो ये दोनों युद्ध कब हुआ होगा? 1707 में। ये दोनों युद्ध 1707 में लड़ा गया, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 1707 में पहले जजाऊ का युद्ध होता है। अब ये जजाऊ नाम से ही उसी टाइप का लग रहा है, जजाऊ। तो यहाँ मुअज्जम का युद्ध आजम के साथ होता है। आजम एक और भाई थे, तो आजम के साथ इस मुअज्जम का युद्ध होता है और इसमें आजम की पराजय हो जाती है और मुअज्जम विजय हो जाता है। मतलब बहादुर शाह जीत जाता है और आजम हार जाता है। देखिए बहादुर शाह शासक है तो ऑब्वियस बात है यही जीतेगा, तभी तो शासक बना होगा, ठीक है ना। हम लोग के सामने ये बात तो क्लियर है। उसके बाद अगला युद्ध बीजापुर में होता है और बीजापुर में इसका युद्ध अपने ही भाई कामबख्श के साथ होता है और यहाँ ये कामबख्श को भी हरा देता है। और इस दोनों भाइयों को हराने के बाद ये शाह आलम प्रथम के नाम से अपना जो राज्याभिषेक होता है वो करवाता है और ये मुगल शासन का बादशाह बन जाता है, ठीक है। देखिए इस दोनों युद्ध को फिर से देखते हैं। जजाऊ का युद्ध में आजम को हराता है, बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को हराता है। ये वही बीजापुर है जिसे पुर्तगालियों ने गोवा जीता था, ठीक है। ये उसी की सरजमी पे होती है बीजापुर में, और बीजापुर में ही कामबख्श को हरा दिया जाता है। इसके बाद बहादुर शाह उत्तराधिकार बन जाता है। बहादुर शाह के टाइम पे, चूंकि बहादुर शाह 1712 तक रहता है, तो उसी बीच में 1 साल पहले, इनके रिटायर होने से 1 साल पहले 1711 में डच प्रतिनिधि, देखिए यहाँ अलग अलग ब्रिटिश कंपनी इस वक्त तक आ चुके थे। आप पढ़े होंगे 1668 ईस्वी, 1664 ईस्वी तक तो फ्रांसीसी भी आ गए थे। एक सिर्फ स्वीडिश कंपनी थी 1731 में जो नहीं आए थे, तो उसके बारे में तो पढ़ना भी उतना नहीं है। तो जो डच कंपनी थी, इनका एक प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, जो डच कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जोशुआ केटेलार। ये केटेलार नाम याद रखेंगे, ठीक है, ये केटेलार बार बार ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो डच प्रतिनिधि केटेलार 1711 ईस्वी में इनके दरबार में आते हैं, मतलब मुगल शासक बहादुर शाह के दरबार में आते हैं। और इनका स्वागत जो है, पुर्तगाली एक महिला होती है जिनका नाम जूलियाना रहता है। अरे जूलिया नहीं, याद रख सकते हैं जूलिया, कोई दिक्कत नहीं है, जूलियाना, ठीक है ना। तो इनका स्वागत पुर्तगाली महिला जूलियाना के द्वारा किया जाता है। और देखिए बस याद रखने के लिए सारा ट्रिक है। स्वागत किया गया महिला के लिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो फिदा हो गई है, तो ऐसे इनका नाम बीबी फिदवा, इनको बीबी फिदवा कहते हैं लोग प्यार से, ठीक है। और ये जब बहादुर शाह की 1712 ईस्वी में मौत होती है, मृत्यु होती है, तो इनका 10 सप्ताह के बाद दफनाया जाता है इनको दिल्ली में ही। इनका दफन दिल्ली में होता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ दफनाया गया, इनको दिल्ली में दफनाया गया था। नहीं भी याद रहे तो चलेगा। 10 सप्ताह तक इनकी लाश पड़ी रही थी दिल्ली में। नहीं लगता है मरने के बाद भी ये बेखबर थे, इसीलिए इनका नाम शाह बेखबर पड़ा है, ठीक है। एक बार फिर से इस ओवरव्यू को देखते हैं। बहादुर शाह का बचपन का नाम मुअज्जम था। राजा बनने के लिए इसने 2 युद्ध लड़े। जजाऊ का युद्ध में आजम को हराया, बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को हराया, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ बोलेंगे तब आपको याद होगा। 1711 में डच का एक प्रतिनिधि आया, केटेलार। देखिए जो बाद में आया, जो दूसरा नंबर पे आया, उसका प्रतिनिधि आया। और स्वागत कौन किया? जो पहले से यहाँ प्रेजेंट था। ऐसे याद रखेंगे। अंग्रेजी कंपनी में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि डच आया था या फिर पुर्तगाली आया था। तो डच आया था, जो बाद में आया वो गया किसके पास? पहले वाले के पास। तो पहले से यहाँ कौन था? पुर्तगाली। तो डच प्रतिनिधि केटेलार जब दरबार में गया 1711 में, तो उनका स्वागत एक पुर्तगाली महिला जूलियाना द्वारा किया गया। ये बार बार ऑप्शन में दे देता है कि किस महिला के द्वारा डच प्रतिनिधि का स्वागत किया गया था। ऐसा इसलिए देता है
क्योंकि उस टाइम यूरोपीय कंपनी में एक होड़ थी कि हम आगे निकलेंगे, हम आगे निकलेंगे। ऐसे में ना पुर्तगाली डच को देखना चाहते थे, ना पुर्तगाली फ्रांसीसी को देखना चाहते थे, ना अंग्रेज को देखना चाहते थे। ऐसे ही डच के साथ भी कंडीशन थी, ना वो पुर्तगाली को, अंग्रेज को, फ्रांसीसी को, मतलब कोई भी देश किसी दूसरे देश को देखने के लिए तैयार नहीं था कि हम उसका सपोर्ट करेंगे। ऐसे तौर में एक पुर्तगाली महिला द्वारा डच प्रतिनिधि का स्वागत करना काफ़ी एक अचंभित करने वाली बातें थी। इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस महिला के द्वारा डच प्रतिनिधि केटलार का स्वागत किया गया। तो वो जूलियाना थी, जिसे प्यार से हम लोग बीबी फिदबा कहते हैं। ये फिदबा भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। और ये केटेलार कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि जोशुआ केटेलार किसके दरबार में आए थे। तो अगर आपको 1711 याद है तो आप ढूंढ लेंगे कि 1711 में कौन शासक थे। तो 1707 से 12 तक बहादुर शाह प्रथम रहे थे। इसमें से कोई भी नाम दे सकता है, बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम, शाह आलम प्रथम, कुछ भी नाम आपको दे सकता है। ठीक है, ये सारा फैक्ट है, इसको ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद शासक बनते हैं जहांदार शाह। अब ये जहांदार शाह अजीब टाइप का शासक था, मतलब इसको कोई काम धंधा ही नहीं था। ये 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक शासन करते हैं। एक साल महज इनका शासन रहता है। इनका जो शासन पर शासन रहता है तो ये राजा कम, और एक कहता है ना कि सिर्फ जैसे अभी राष्ट्रपति बैठे रहते हैं ऐसे वो बैठे रहते थे अपने गद्दी पे। और इनका सारा काम कौन करता था? वजीर। वजीर का मतलब प्रधानमंत्री होता है। उस टाइम का वजीर पीएम था एक तरफ से कहिए तो, सबसे मेन पद वजीर का ही होता था। तो इनका वजीर जो था उसका नाम जुल्फिकार खान था। देखिए इनका नाम से ज़्यादा अजीब सा नाम इसी का है, जुल्फिकार खान। जुल्फी मतलब समझते हैं ना, अपना भोजपुरी वगैरह में बोलता है ना जुल्फी, जुल्फी मतलब बाल को जुल्फी बोलता है ये लोग। तो जुल्फिकार खान। अब ये जुल्फी जो होता है एक अजीब सा वर्ड होता है, सीधा सीधी बात करें तो लफुआ टाइप का वर्ड होता है जुल्फी। तो इसी से ध्यान में रखेंगे कि ये जो जहांदार शाह ये एक वैश्या से प्यार करता था जिसका नाम लाल कुंवर था। लाल कुंवर ना याद रखें, कुंवरी याद रखेंगे। बार बार पेपर में लाल कुंवरी आता है। हालांकि जब आप किसी बुक को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये लाल कुंवरी नहीं लाल कुंवर थी, लेकिन नाम आप लोग को लाल कुंवरी याद रखना है। आप लोग लिख भी सकते हैं मेंस में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये तीनों फैक्ट को पहले याद करेंगे। जहांदार शाह 1712 से 13 एक साल। इनका कार्यभार जुल्फिकार खान संभालता था जो प्रधानमंत्री यानी वजीर था। लाल कुंवरी नामक वेश्या के चक्कर में ये रहता था दिन रात। तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएगा। ऐसे लोग कितने दिन तक शासन कर पाएंगे। ये दो राजा को मनसब दिए। मनसब का मतलब एक उपहार होता है, जैसे बोलते हैं ना प्रोत्साहन राशि। अभी कन्या उत्थान योजना के तहत दिया जाता है, या फिर रेहड़ी पटरी वालों को जो दिया जा रहा था 10-10 हज़ार रुपये की आप आत्मनिर्भर बनिए, तो एक प्रोत्साहन राशि दिया गया। 7,000 का मनसब प्रदान किया गया उनको। दो राजा, एक मालवा के राजा बनाया गया और एक को गुजरात का राजा बनाया गया। राजा का मतलब राज्यपाल ही होता था, क्योंकि केंद्र में राजा उस वक्त कौन थे? मुगल। तो इस क्षेत्र का राज्यपाल इनको नियुक्त कर दिया गया, या सूबेदार कहिए, वो नियुक्त कर दिया गया। तो जय सिंह को मालवा का राजा नियुक्त किए और उनका उपाधि मिर्जा राजा दिए। देखिए ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? जहांदार शाह ने। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बना दिया। तो ये भी पूछता है अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? जहांदार शाह ने। और इन्होंने एक इजारा व्यवस्था चलाया। देखिए इजारा व्यवस्था का मतलब क्या होता है? इजारा व्यवस्था का मतलब होता है कि जो भू राजस्व था, जैसे भू राजस्व उस वक्त वसूला जाता था कि जमीन का कर, ये जमीन का कर कैसे लिया जाता था? उपज का आधा, उपज का 2/3। मनमानी तरीके से जमीन का कर लिया जाता था 30%, क्योंकि सारा जमीन किसका था? एक तरफ से सारा जमीन राजा का होता था, किसान के पास कुछ नहीं होता था। तो जो भी किसान खेती करता था वो उतना लगान देता था। आज भी जैसे लगान देते हैं ना, लोग रसीद कटाते हैं, तो आज एक लिमिटेड है, बहुत कम अमाउंट में लगान देना पड़ता है, लेकिन उस टाइम पे भू राजस्व बहुत ज़्यादा था, तो इसकी नीलामी होती थी। अब ये कुछ समझे नहीं सर, अब भू राजस्व का नीलामी से क्या कहना चाहते हैं? देखिए भू राजस्व का नीलामी का मतलब होता है कि जितने किसान हैं एक बार उनकी महफिल लगाई जाती थी। महफिल बोल रहे हैं सर, मतलब मीटिंग लगाई जाती थी, सबको बुलाया जाता था और ठेकेदारी टाइप से बोली लगता था कि हम इतना इजारा देंगे, मतलब हम इतना आपको टैक्स देंगे। जैसे अगर सोच के देखिए, आप कोई राजा हैं, आपके पास 2 कट्ठे की ज़मीन है, सपोज 2 ही कट्ठा का बात हम कर रहे हैं, 2 कट्ठे की एक ज़मीन है, उसको आप देना चाहते हैं किसी को कि कौन कितना पैसा देगा। जैसे अभी पट्टा पे दिया जाता है, पट्टा बोले तो उधार पे कि साल भर में आप इतना हमें 400 दे दो, हम आपको खेत दे देते हैं 1 साल के लिए, आप उसमें जो चाहे उगा सकते हो। तो अब 10 आदमी को वहाँ बुला लीजिए, उस 10 आदमी को कहिए कि कौन ज़्यादा मिलेगा, तो जो ज़्यादा मिलेगा आप उसी को दीजिएगा। कोई बोलता है 200, तो जिसको और ज़्यादा में लेना रहेगा क्या बोलेगा? 300 में लेंगे। तो वैसे ही भू राजस्व की नीलामी लगा दी गई।
कोई बोलता था कि हम आधा देंगे, तो कोई कहता था चलिए हम आधा से थोड़ा और 52% दे देंगे, 55% दे देंगे। और जो किसान ज़्यादा देने के लिए तैयार होते थे ज़मीन उनको दी जाती थी। तो ये अच्छा था, ये गलत था? ये गलत था। इससे किसानों का दोहन और ज़्यादा स्टार्ट हुआ, क्योंकि किसान चाहते थे, आखिरकार किसान के पास ऑप्शन ही क्या थे? खेती करना। तो हर एक किसान चाहते थे कि हम जितना से ज़्यादा बोले लगाएं ताकि ज़मीन हमें मिले और हम खेती करके उस पर कुछ अनाज उपजा कर खाएँ। तो इससे भू राजस्व में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो ये अच्छा था या बुरा था? तो सीधा सीधी बात करते हैं तो राजा के लिए ये अच्छा था और किसान के लिए ये बुरा था। ठीक है, तो हम लोग हमेशा किसान के मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहे हैं जब भी पढ़ेंगे तो ये बुरा ही था। ठीक है, कोई भी चीज़ की बात करेंगे तो आम पब्लिक के लिए बात करते हैं जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं या मेंस लिख रहे होते हैं। तो ये अच्छा नहीं था, ये बुरा बात था। ठीक है, इजारा व्यवस्था। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछता है। कुछ ऐसे व्यवस्था हैं जैसे इक्तदारी व्यवस्था, ये इजारा व्यवस्था। अभी इक्तदारी को मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। इजारा व्यवस्था के बारे में आप समझ गए होंगे कि भू राजस्व की नीलामी कैसे की जाती थी और इजारा व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? जहांदार शाह ने। ये बात पूछ देता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इजारा व्यवस्था का शुरुआत किसने किया। हम लोग फिर से एक बार इसको समझते हैं कि हमने क्या लिखा है। देखिए, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर मुगल काल के दौरान पहला शासक कौन बने? बहादुर शाह प्रथम। बचपन का नाम क्या था? मुअज्जम। और इन्हीं का भाई थे आजम, एक ही जैसा नाम है, मुअज्जम और आजम। पहला युद्ध जजाऊ का युद्ध लड़ा गया, 1707 में ही लड़ा गया, क्योंकि इसी वक्त उत्तराधिकारी युद्ध था एक तरह से ये। तो इसमें आजम की पराजय हुई, मतलब जीता कौन? मुअज्जम। दूसरा युद्ध बीजापुर में लड़ा गया, इसमें कामबख्श की हार हुई, जीता कौन? मुअज्जम। और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम कहिए या शाह आलम प्रथम के नाम से इन्होंने राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद इनके रिटायरमेंट के ठीक 1 साल पहले डच प्रतिनिधि केटेलार, जोशुआ केटेलार पूरा नाम था, इनके दरबार में आते हैं, जिनका स्वागत एक पुर्तगाली महिला जूलियाना के द्वारा किया जाता है। और याद रखने के लिए बीबी फिदवा उनका नाम है, प्यार से लोग उन्हें बीबी फिदवा कहते हैं। और इनको फाहे बेखबर कहा जाता है। इसलिए फाहे बेखबर कहा जाता है क्योंकि मरने के बाद भी इनका 10 सप्ताह तक लाश दिल्ली में पड़ा रहा था, इनको दफन नहीं किया गया था। अब देखिए, जहांदार शाह की बात करते हैं तो 1712 में जैसे ही बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है, जहांदार शाह शासक बनते हैं। लेकिन जहांदार शाह की नीयत अच्छी नहीं रहती है, इनका एक वेश्या से प्रेम हो जाता है, लाल कुंवरी जिनका नाम होता है, जिस कारण से ये राजकाज में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और राजकाज इनके प्रधानमंत्री जुल्फिकार खान चलाते हैं। ठीक है, ये 2 राजा को 7-7 हज़ार का मनसब प्रदान करते हैं। एक को मालवा में जय सिंह को मिर्जा राजा के साथ भेजते हैं, मतलब मिर्जा राजा नाम देकर भेजते हैं, और अजीत सिंह को गुजरात में महाराजा की उपाधि देकर भेजते हैं और 7-7 हज़ार रुपये देकर भेजते हैं। ठीक है, इजारा व्यवस्था की प्रारंभ इन्होंने ही किया था, मतलब भू राजस्व की नीलामी की शुरुआत किसने की? इन्होंने। दोनों में से कुछ भी बात पूछ सकता है कि भू राजस्व की नीलामी लगाना किस राजा ने प्रारंभ करवाया था? जहांदार शाह ने। अच्छा, ये चाहते तो राजकाज अगर अपने हाथ में रखते तो इनका ज़्यादा प्रभाव रहता, तो राजकाज को अपने हाथ में ना रखकर वजीर के हाथ में दे दिए, जिस कारण इन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख, लंपट का मतलब होता है निठा, जिसको कहते हैं ना निठा है एकदम चौपट, वही निठा वाला। तो लंपट मूर्ख का मतलब क्या है? एकदम निठाहे मूर्ख था। ठीक है ना। तो हम लोग 2 राजाओं के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। इसके बाद जहांदार शाह के बाद जो यहाँ का शासक बना उसका नाम था फर्रुखसियर। आप लोग पढ़े होंगे फर्रुखसियर। आखिरकार वो शासक कैसे बना? तो जहांदार शाह का ये सब जो कारनामा था, वैश्या के साथ प्रेम रखना, अपना वजीर के हाथ में सारा पावर दे देना, जिस कारण से लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ का ही एक सैयद बंधु था। तो सैयद बंधु ने क्या किया कि फर्रुखसियर ये उन्हीं का भतीजा था, जहांदार शाह का भतीजा था। इनका शासनकाल 1713 से लेकर 19 तक रहा। फर्रुखसियर को कहा सैयद बंधु ने कि हम आपकी मदद करते हैं और आप जहांदार शाह को मारकर यहाँ का सत्ता अपना लीजिए। तो इनकी मदद किसने किया? सैयद बंधु ने। हम लोग कल देख भी चुके हैं, सैयद बंधु द्वारा मदद किया गया। सैयद बंधु द्वारा मदद किया जाता है इनको, और इसमें उनकी मृत्यु कर दी गई, मतलब जहांदार शाह को मार दिया गया और फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठा दिया गया। अच्छा, सैयद बंधु में 2 बंधु थे, हमने देख लिया था कल, एक हसन अली और एक हुसैन अली। ठीक है, एक हुसैन अली इनका नाम था। इन दोनों को अच्छा पद देंगे फर्रुखसियर, क्योंकि इन्हीं की वजह से राजा बने हैं। तो ये हसन अली, इनका नाम अब्दुल्ला खान भी रहे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इनको अब्दुल्ला खान भी कहा जाता है। इनको वजीर बना देते हैं। वजीर बोले तो प्रधानमंत्री। बड़े भाई को वजीर बना देते हैं और छोटे भाई को मीर बख्शी बना देते हैं।
ठीक है। अब कभी कभी ये पूछ देता है कि ये मीर बख्शी क्या होता है, इसको सेनापति आप बोल सकते हैं। सेना के प्रधान को मीर बख्शी बोला जाता था, जो सैन्य विभाग को देखता था। अब वजीर कुछ और नहीं, प्रधानमंत्री थे। तो फर्रुखसियर ने सैयद बंधु में बड़े भाई हसन अली को वजीर बना दिया और हुसैन अली को सेनापति या मीर बख्शी बना दिया। फर्रुखसियर के समय ही दो काम हुए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक तो 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी दे दिया गया। अब ये बंदा बहादुर कौन थे, इनके बारे में सिख धर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है, ये सिख धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं। इनके बारे में हम लोग जब सिख पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है, कि बंदा बहादुर कौन थे। उसके बाद इससे भी ज़्यादा बड़ा कांड हो गया जब 1717 में इन्होंने शाही फरमान जारी कर दिए। और शाही फरमान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि शाही फरमान क्या था। शाही फरमान सिमरन याद रखने के लिए बोले थे ना, सिमरन को याद रखिएगा। तो जॉन फरमान को जारी किया गया था, वही अंग्रेज का दूत थे। और इसमें क्या क्या था हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसमें था कि जो 3000 रुपये लेकर बंगाल को व्यापार में मुक्त कर दिए, 10,000 सूरत में, और मुंबई में कहा गया कि आप अपना पाउंड को ढाल सकते हैं, ठीक है ना, पाउंड का सिक्के को ढाल सकते हैं। ये इतना काम फर्रुखसियर का इम्पोर्टेंट था। इसके बाद इनकी हत्या जो है इन्हीं के द्वारा कर दी गई। जो सेनापति थे हुसैन अली कौन थे, छोटा वाला भाई, द्वारा हत्या। और हत्या ही नहीं किया गया था, अंधा बनाकर हत्या किया गया था, मतलब निर्मम तरीके से मारा था। और इसको मारने के लिए इन्होंने पेशवा की मदद ली थी। तो कहा जाएगा कि पेशवा की मदद से किस मुगल शासक की हत्या करवा दी गई, तो फर्रुखसियर की। इसमें मदद इनका कौन किए थे, पेशवा। पहला पेशवा थे जो बालाजी विश्वनाथ नाम था इनका। ये सारी बातें देखेंगे जब वो पेशवा पढ़ रहे होंगे तब। बस इतना ध्यान में रखेंगे आप लोग, फर्रुखसियर 1713 से 1719 सैयद बंधु द्वारा मदद से ये राजा बने थे। सैयद बंधु की मदद से ही बनेंगे तो उनको बड़ा पोस्ट देना है, मतलब ये चमचा थे उनका। सैयद बंधु जो थे फर्रुखसियर का चमचा थे, तो चमचा को बड़ा बड़ा पोस्ट देना पड़ेगा। तो एक को प्रधानमंत्री बनाया और एक को मीर बख्शी बनाया, छोटा वाले को हसन हुसैन ऐसे याद रखेंगे। तो हुसैन को इन्होंने मीर बख्शी बनाया। अब ये जो हुसैन है, इन्होंने ही अंतिम में पेशवा की मदद से इस फर्रुखसियर को अंधा करके मार दिया, ठीक है। ये बात दिमाग में यहीं से रह गया। अब फर्रुखसियर दो बड़े बड़े कांड किए। 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे दिया, जो सिख धर्म के प्रधान थे उस वक्त। और 1717 में शाही फरमान जारी किया, जिसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतना कुछ फर्रुखसियर से था। अच्छा, जब हुसैन अली ने इनकी हत्या करवा दी या कर दी, तो इसके बाद फिर से खाली हो गया मुगल की सत्ता, कि मुगल की सत्ता में अब कौन बैठेगा। तो ऐसे में मुगल की सत्ता में एक और व्यक्ति को बैठाया गया, जिसका नाम रफ़ीउद्दरजात था। देखिए, ये नाम आप लोग देख चुके होंगे, हमने कल दिखाया था। ये रफ़ीउद्दरजात जो है ये 1719 ईस्वी में शासन पर बैठते हैं, ठीक है। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आप 3-4 बार रिवीजन करते हैं, आप इतना पढ़ते हैं दिन में, अगर बहुत ज़्यादा टाइम निकाल लेते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा एक और डेटा याद रख सकते हैं कि इनका जो शासन था 28 फरवरी 1719 से शुरू हुआ था और 4 जून तक ही चल पाया था। आप जोड़ सकते हैं कि महज 3 महीने और 4 दिन ये शासन कर पाए थे। मार्च, अप्रैल, मई पूरा किए थे और 4 दिन जून में शासन कर पाए थे। और इनकी मौत टीबी नामक बीमारी से हो गई थी। ट्यूबरकुलोसिस इनको हो गया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो टीबी से मरने वाला मुगल बादशाह रफ़ीउद्दरजात, सबसे कम दिनों तक शासन करने वाला। ये मिनिमम पीरियड था, हमने कल भी बात किया था इस पर। ये मिनिमम पीरियड था, मतलब सबसे कम समय तक इन्होंने शासन किया था, न्यूनतम दिनों तक इन्होंने शासन किया था पूरे मुगल शासन काल में। रफ़ीउद्दरजात कहाँ से कहाँ तक, बाबर से लेकर और पूरा लास्ट तक की बात कर रहे हैं, बहादुर शाह द्वितीय तक, ठीक है। टीबी से इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एक और इसके बाद ही शासक बने, जिनका नाम था, अच्छा ये सारा काम वही सैयद बंधु ही कर रहे हैं। ये टीबी वाला नहीं, मतलब राजा बनाने वाला रफ़ीउद्दौला, वो दरजात थे और ये दौला थे। ये 1719 में शासन संभाले। ऐसे ये कब संभालेंगे, 4 जून से ही संभालेंगे। इनकी भी मृत्यु 1719 में भी हो जाती है और इनकी भी मृत्यु बीमारी से ही होती है, जिसका नाम है पेचिश। उस टाइम पे पेचिश एक खतरनाक बीमारी हुआ करता था जिसका कोई इलाज नहीं था, ठीक है ना। तो रफ़ीउद्दौला की मृत्यु पेचिश से हो जाती है, जिसके बाद वहाँ की राजगद्दी फिर खाली हो जाती है। तो ऐसे में वहाँ एक और शासक बनाए जाते हैं, जिनका नाम है मुहम्मद शाह। और ये जो मुहम्मद शाह हैं, ये 1719 से
1719 से 1748 तक शासन कर पाते हैं, मतलब लंबा शासन कर पाते हैं। ये भी कुछ आर्केस्ट्रा वगैरह देखने में प्रसिद्ध रहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा रंगरलियाँ मनाते हैं, लेकिन जहांदार शाह के तरह नहीं करते हैं कि किसी लड़की के पीछे ये पागल हैं और उसके बाद अपना सारा कार्यभार अपने प्रधानमंत्री को दे दिए हैं कि आप संभालो जाकर। ऐसे में ज़्यादा चौपट हो जाएगा, कुछ लड़कियों ले जाएगी और कुछ प्रधानमंत्री ले जाएगा। तो दोनों काम हुआ था उस टाइम जहांदार शाह के वक्त, कुछ लड़कियों ले गई, कुछ प्रधानमंत्री ले गया, और बचा खुचा सैयद बंधु फर्रुखसियर के साथ ले गया। ठीक है ना। मोहम्मद शाह कुछ ज़्यादा ही होशियार निकला। अच्छा, ये भी रंगरलियों में रहता था तो इनका नाम रंगीला रखा गया। कहता है ना उस टाइप के आदमी को रंगीला बोलते हैं, तो ठीक है, इनको रंगीला कहा गया। मोहम्मद शाह रंगीला एक साथ भी बोल देता है। इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि सैयद बंधु की हत्या करवा दी। इन्होंने सैयद बंधु को ही मरवा दिया। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाफरी, क्योंकि इन्हें पता था फिर से मोहम्मद शाह, फिर से ये सैयद बंधु हमें भी किसे मरवा देगा, है ना। किसी ना किसी को पकड़ के लाता था सैयद बंधु, कहता था हम तुम्हें राजा बना देंगे, तुम इस राजा को मार दो। इस चक्कर में सैयद बंधु कुछ पैसा उफा भी लेता था, क्योंकि सैयद बंधु को अच्छा अच्छा पोस्ट मिल जाता था। देखिए, जो भी प्रतापी राजा होगा, मोहम्मद शाह से भी सैयद बंधु क्या चाहता होगा कि आप हमें अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठाइए, और पोस्ट पे बैठने के बाद ये चाहता होगा कि हम खूब घपला करें। अब जो थोड़ा सा भी समझदार राजा था, इसने सोचा कि अब घपला नहीं करने देंगे, अब हम तुम्ही को मार देंगे। तो मोहम्मद शाह का सबसे बड़ा काम था सैयद बंधु की हत्या। ठीक है। इसके बाद इनका एक और बहुत बड़ा काम था, जिसको हमने कल भी देखा था, जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया, पूर्णतः समाप्त। देखिए, जजिया कर को समाप्त करने का कोशिश यहीं से चल रहा था। फर्रुखसियर के पहले जो जहांदार शाह थे वहीं से चल रहा था कि जजिया कर को समाप्त किया जाए। उनके प्रधानमंत्री जुल्फिकार खान ने भी समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन कर नहीं पाए थे पूरी तरह से। फर्रुखसियर ने भी प्रयास किया था, लेकिन पूरे देश में करने में असफल रहे थे। लेकिन मोहम्मद शाह ने पूरे देश में जजिया कर को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया, मतलब इसके बाद में जजिया कर समाप्त हो गया। तो मोहम्मद शाह से ये दो बिंदु याद रखेंगे, एक तो सैयद बंधु की हत्या और एक जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। और एक और बिंदु याद रखेंगे कि इन्हीं के शासनकाल में भारत के राज्य स्वतंत्र होने लगे। राज्य स्वतंत्र होने लगे। स्वतंत्र का मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब है कि मुगल के प्रभाव से मुक्त होने लगे। ठीक है ना। सेंटर से कट कर वो अपना शासन व्यवस्था स्थापित करने लगे, अपना स्वायत्त शासन स्थापित करने लगे। और ऐसे में 4 राज्य था जो इनसे अलग हुआ। उस चारों राज्यों में इम्पोर्टेंट जो था उत्तर प्रदेश, बंगाल, हैदराबाद। हैदराबाद उस टाइम एक राज्य हुआ करता था, ठीक है ना, एक प्रांत के रूप में वो अलग हुआ था। हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है। तो आइए इन चारों राज्यों को देखते हैं जो अलग हुए। इससे पहले इसको एक बार देख लेते हैं पहले कि हमने यहाँ क्या पढ़ा है। देखिए, फर्रुखसियर के बारे में पढ़े 1713 से 19। 1712-13 में तो वो थे जहांदार शाह, तो 13 से 19 इन्होंने शासन किया। सैयद बंधु की मदद से शासक बने थे, इसीलिए बड़ा भाई को वजीर और छोटा भाई को मीर बख्शी हसन हुसैन। ठीक है। 1716 में बंदा बहादुर को फांसी और 1717 में शाही फरमान क्या था हम लोग पहले ही देख चुके हैं। हुसैन अली द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, मतलब छोटे भाई द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। पेशवा का मदद लिया गया इस हत्या करने में। उसके बाद में रफ़्युद्दर्जात को शासक बनाया गया। महज 3 महीना 4 दिन शासक किए, जो कि सबसे कम दिन शासन किए। ठीक है। और इनकी टीबी से मृत्यु हो गई। उसके बाद रफ़्युद्दौला शासक बने, जिनकी पेचिश से मृत्यु हो गई। उसके बाद मोहम्मद शाह को शासक बनाया गया। ये ज़्यादा दिनों तक शासन किए, रंगीला होने के बावजूद भी, क्योंकि इन्होंने मेन बाफरी को ही ख़त्म कर दिया था, सैयद बंधु को ही ख़त्म कर दिया। इन्होंने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं लगता ये बहुत अच्छा काम हुआ होगा इंडिया में? धार्मिक भेदभाव को लगभग निपटारा कर दिया गया था इस कर के द्वारा। तो ये अच्छा थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट था इंडिया के लिए, इसीलिए इसको बार बार क्वेश्चन में पूछता है। देखिए, जजिया कर का समाप्त होना या फिर सती प्रथा का समाप्त होना, दास प्रथा का समाप्त होना, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा चीज़ों को आप याद रखिएगा। जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा वगैरह आगे भी डिस्कस करेंगे। इन्हीं के शासनकाल में भारत के राज्य स्वतंत्र होने लगे थे, मतलब कुछ राज्य थे जो केंद्र से अलग हो गए थे। आइए इन राज्यों को समझते हैं। इसमें अवध एक राज्य था जो सादत खान के नेतृत्व में अलग हुआ। ये नाम याद रखेंगे। अवध अलग हुआ सादत खान के नेतृत्व में। बंगाल अलग हुआ मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में। हैदराबाद अलग हुआ चिनकिलीज खान, या उन्हीं का नाम निजाम उल मुल्क था, तो चिनकिलीज खान या निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में अलग हुआ। और कर्नाटक सादतुल्ला खान के नेतृत्व में हुआ।
ये सारा काम किसके शासनकाल में हो रहा है? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, उन्हीं के शासनकाल में ये सारा कुछ हो रहा है। अभी उनके शासनकाल में और भी पॉइंट देखने हैं, पहले इसको देखिए। अवध जो अलग हुआ, सादत खान, ठीक है, ये नाम एकदम ध्यान में रखेंगे, सादत खान। अवध सादत खान, बंगाल मुर्शीद कुली खान, हैदराबाद चिनकिलीज खान या निजाम उल मुल्क, बोलते हैं ना हैदराबाद का निजाम, तो ऐसे याद रखेंगे निजाम उल मुल्क, ठीक है ना, हैदराबाद का निजाम बोलते हैं। कर्नाटक सादुतुल्ला खान के नेतृत्व में अलग हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बंगाल वाला है, क्योंकि बिहार भी किससे जुड़ा हुआ था? बंगाल से उस वक्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक में जुड़ा हुआ था। तो ये जो मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल अलग हुआ, इसने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। ऐसे ही मुर्शिदाबाद, जैसे नाम है वैसे मुर्शिदाबाद का स्थापना किसने किया था? इसी मुर्शीद कुली खान ने, और नाम क्या रखा? मुर्शिदाबाद, ठीक है ना। तो बंगाल को अलग किया मुर्शीद कुली खान ने, राजधानी बनाया मुर्शिदाबाद, ये बंगाल की राजधानी थी। केवल इसी की आपको राजधानी ध्यान में रखना है, मुर्शिदाबाद, ठीक है ना, क्योंकि इसी को डिटेल से पढ़ना है, बाकी का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो अवध को सादत खान, बंगाल को मुर्शीद कुली खान मुर्शिदाबाद, हैदराबाद को चिनकिलीज खान या निजाम उल मुल्क, और कर्नाटक को सादुतुल्ला खान। देखिए ये सारे राज्य स्वतंत्र हुए, ये किनके शासनकाल में हुए? मोहम्मद शाह रंगीला। अब मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में एक और घटना हो गई। अच्छा, आपने नोट नहीं किया था क्या? वीडियो स्टार्ट होते वक्त का, मतलब ये जो बीच में अभी इसको लिख रहे थे, तब का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख लेंगे, या तब वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे, ठीक है। देखिए अभी मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में और एक काम हुआ 1739 में। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल कब तक था? 1719 से 48 तक। तो 1739 ईस्वी में एक और घटना घटती है। एक नाम आता है ईरान का, जिनका नाम है नादिर शाह, ठीक है ना। ये नादिर शाह कौन है? ये एक ईरान के हैं, और ईरान का नेपोलियन इनको कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहते हैं इसको। नेपोलियन कहने का मतलब है कि पूरा इधर उधर चाफ देना, मतलब जिसको कहता है ना इधर उधर तबाही मचा देना, रौंद देना, उसी को नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, जब गुप्त शासन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऐसे ईरान का नेपोलियन कौन थे? नादिर शाह। इन्होंने 1739 में आक्रमण किया। इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया, मतलब हमला कर दिया मुगल राजवंश पे, सेंटर पे, और हमला किया। और इसको हमला करने के लिए उकसाया था सादत खान, ठीक है ना। देखिए हुआ क्या था, सादत खान जो था ये अवध का राजा था, अवध को ये मुक्त करना चाहता था। एक चेक थोड़ा सा कहानी समझिएगा, ये क्या मुद्दा था यहाँ का। जब नादिर शाह आया तो पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र से लूटपाट करके वो वापस जा रहा था, ठीक है ना। नादिर शाह वापस लौट रहा था, लेकिन सादत खान जो था ये चिढ़ा हुआ था यहाँ के शासक मोहम्मद शाह से। इसलिए चिढ़ा हुआ था क्योंकि ये चाहता था कि हम मीर बख्शी बने, लेकिन मीर बख्शी इसको बनाया नहीं था। तो इस चलते ये चिढ़ा हुआ था, और इन्होंने नादिर शाह से कहा कि आप यहाँ से जो जा रहे हैं वो तांबा लेकर जा रहे हैं, अगर आपको सोना चाहिए तो आप दिल्ली जाइए। मतलब नादिर शाह को उकसाया किसने? सादत खान ने। इसने क्या किया? प्रेरित किया उनको दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए प्रेरित किया किसको? नादिर शाह को। उसके बाद नादिर शाह दिल्ली में आया। दिल्ली में जब नादिर शाह आता है तो 57 दिन रुकता है, और 57 दिन के रुकने के दरमियान आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा खरमंडल मचाता है। उसके बाद में जब ये यहाँ पे लौट के जाता है तो बहुत बड़ा चीज़ जिसका नाम तख्ते हाउस है। तख्ते हाउस, इसको मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, इसको मयूर सिंहासन भी बोलते हैं। एक्चुअली में ये एक सिंहासन ही है, बैठने का है, तख्ते हाउस, जिसको बनवाया था शाहजहां ने। तो पूछता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? शाहजहां। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी व्यक्ति कौन था जो भारत में शासन कर रहा था? मोहम्मद शाह, क्योंकि इसके बाद तख्ते हाउस को कौन लेके चला गया? नादिर शाह। नादिर शाह इसको लेके चला जाता है। अब इसी जो तख्ते हाउस था इसमें शाहजहां के बारे में सोचिए। शाहजहां ने इसी तख्ते हाउस में कोहिनूर हीरा लगवाया था। तो तख्ते हाउस लेके गया तो साथ में लेके क्या गया होगा? साथ में लेकर चला गया होगा कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा और तख्ते हाउस दोनों लेकर गया, और साथ में उस जमाने में 1739 में 30 लाख रुपया लेकर चला गया था। इतना चीज़ लेकर नादिर शाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में चले जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ चले जाते हैं? ईरान। देखिए क्या क्या हुआ, फिर से समझते हैं मोहम्मद शाह का शासनकाल को। मोहम्मद शाह 1719 से 48 के बीच में शासन किए। एक, उन्होंने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी।
जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। इनके शासनकाल में 4 राज्य स्वतंत्र हो गए। अवध सादत खान के नेतृत्व में, बंगाल मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में, हैदराबाद चिनकिलीज खान या निजामुल मुल्क के नेतृत्व में, कर्नाटक फादुतुल्ला खान के नेतृत्व में। उसके बाद 1739 ईस्वी में एक हमला हुआ दिल्ली पे नादिर शाह का। नादिर शाह को दिल्ली पर हमला के लिए किसने फायदा किया? भारत पर हमला का बात नहीं कर रहे, दिल्ली पर हमला के लिए सादत खान ने उनको प्रेरित किया कि आप दिल्ली में जाइए, इधर से तो आप तांबा लूट कर जा रहे हैं, दिल्ली जाइए, वहाँ सोना मिलेगा। उसके बाद में जब वो दिल्ली आते हैं नादिर शाह तो कितने दिन रहते हैं? 57 दिन। तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन जो कि शाहजहां ने बनवाया था, जिसमें कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था, उसको लेके चला जाता है नादिर शाह, और साथ में कितना पैसा लेकर जाता है? 30 लाख रुपया। ये 30 लाख उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा लेकर गया और तख्ते हाउस। अब ये कोहिनूर हीरा बाद में जब पढ़ रहे होंगे आगे मराठा, तो शाह फूजा ने लाकर रंजीत सिंह को दिया था। वहीं से फिर कोहिनूर हीरा भारत आता है और फिर भारत से ब्रिटेन चला जाता है। ठीक है, ये कोहिनूर हीरा कभी कभी पूछता है कहाँ से निकला था, तो ये कोहिनूर हीरा निकला था गोलकुंडा से। ठीक है, ये गोलकुंडा के हीरा के खान से निकला था कोहिनूर हीरा। ठीक है ना? ठीक है, तो आज यहीं तक रुकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अब कल मिलते हैं।